नमस्कार, मैं हूं अजय वत्स और आप देख रहे हैं खबरें दमदार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। केंद्र सरकार ने किसानों को बड़ी सौगात दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी मिलने के बाद रबी की 6 फसलों के लिए रेट्स जारी किए गए हैं। ये नए रेट्स हैं। एमएसपी को बढ़ाया गया है। गेहूं की एमएसपी 40 रुपए क्विंटल बढ़ा दी गई है। जौ की एमएसपी 35 रुपए क्विंटल बढ़ाई गई है। चने की एमएसपी में 130 रुपए का इजाफा किया गया है। तो सरसों की एमएसपी में 400 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। मसूर दाल की एमएसपी 400 रुपए बढ़ा दी गई है। और जौ की एमएसपी जो कि पहले 1600 रुपए थे वो अब 35 रुपए बढ़कर 1635। चने की एमएसपी 5100 रुपए थी, अब 130 रुपए बढ़कर ये 5230 रुपए की हो गई है। और अब आपको बताते हैं कि रबी की फसलों के पहले रेट क्या थे और अब क्या हो गए हैं। सबसे पहले गेहूं की बात करते हैं। गेहूं की एमएसपी पहले 1975 रुपए थे, जो अब 40 रुपए बढ़कर 2015 रुपए प्रति क्विंटल हो गई। सरसों की एमएसपी पहले थी 4650, जो अब 400 रुपए बढ़कर 5050 रुपए हो गई है। जौ की एमएसपी 1600 रुपए से बढ़कर 1635 रुपए कर दी गई है। एमएसपी को जो चने की एमएसपी पहले 5100 रुपए प्रति क्विंटल थी, वो 130 रुपए बढ़कर अब 5230 रुपए हो गई है। मसूर में भी इजाफा हुआ है, 5100 रुपए से बढ़ाकर उसे 5500 रुपए कर दिया गया है प्रति क्विंटल। इसके साथ ही कुसुम की एमएसपी जो पहले 5327 रुपए प्रति क्विंटल थी, इसमें 114 रुपए की बढ़ोतरी के साथ अब ये 5441 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से किसान बेच सकेंगे। बढ़ी हुई एमएसपी का फ़ायदा देश भर के करोड़ों किसानों को प्राप्त हो रहा है। एमएसपी की दर भी बढ़ रही है, किसान उत्पादन भी बढ़ा रहा है और भारत सरकार धान, गेहूं के साथ साथ अब मोदी जी की सरकार ने दलहन और तिलहन की खरीद को भी प्रारंभ किया है। इसका लाभ निश्चित रूप से किसानों को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके लिखा है कि किसान भाइयों और बहनों के हित में सरकार ने आज एक और बड़ा निर्णय लेते हुए सभी रबी की फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। इससे जहां अन्नदाताओं के लिए अधिकतम लाभकारी मूल्य सुनिश्चित होंगे, वहीं कई प्रकार की फसलों की बुआई के लिए भी उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा। ये मोदी का ट्वीट। एमएसपी बढ़ाए जाने पर और केंद्र सरकार के तोहफे पर मुजफ्फरनगर के किसानों ने क्या कहा है, ये भी सुनिए। देखो जी, सरकार का बहुत अच्छा निर्णय है। मैं तो ये कहूँगा किसान के हक में एक और कदम है। धीरे धीरे करके सरकार के इसमें बहुत बहुत धन्यवाद भी है कि किसानों की तरफ भी नजरें रख रही है और ये एक बहुत अच्छा कदम है जिससे कहीं ना कहीं आय दुगुनी में इसमें सहयोग मिलेगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की घोषणा की सरकार ने, बढ़ाया, थोड़ा सा देर कर दी बढ़ाने में, पहले ही बढ़ाते और अच्छा होता। अच्छा है सरकार का प्रयास, किसानों के बारे में सोचना चाहिए सरकार को। 100 साल बाद राजा महेंद्र प्रताप सिंह को बीजेपी सम्मान देने की तैयारी कर रही है। आज इसी सिलसिले में सीएम योगी अलीगढ़ के लोधा पहुंचे। उन्होंने यहां राजा महेंद्र सिंह के नाम पर बनने वाली यूनिवर्सिटी मॉडल का निरीक्षण किया। अधिकारियों के साथ कार्यक्रम स्थल का जायजा भी लिया और इसके साथ ही सर्किट हाउस में अलीगढ़ और आगरा मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की, पूरा अपडेट लिया। इस दौरान डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी भी सीएम के साथ मौजूद थे। दरअसल पीएम मोदी 14 सितंबर को राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय और डिफेंस कॉरिडोर का शिलान्यास करेंगे। इसी कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ पहुंचे। कि आगामी 14 सितंबर को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी अलीगढ़ पधारेंगे। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय के शिलान्यास का कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से संपन्न होने जा रहा है।
और राजा महेंद्र प्रताप सिंह के पोते चरत सिंह ने इसे सरकार का एक अच्छा कदम बताया है। देखिए, ये उनका बहुत अच्छा कदम है कि वो राजा महेंद्र प्रताप के नाम की जो यूनिवर्सिटी है, जो माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने उसका मतलब स्टार्ट किया है और उसमें वो जाके उसको ऑनर करेंगे। ये एक बहुत अच्छा कदम है और मैं इस बात से आश्चर्य नहीं हूँ, क्योंकि 2016 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अफ़गानिस्तान कॉन्फ्रेंस में ये बताया था कि काबुल में जो एक महल है, स्टोर महल, उसमें राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने भारत की काबुल में पहली ये अंतरिम सरकार की स्थापना करी थी। तो ये प्रधानमंत्री जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस चीज़ को रिकग्नाइज़ करा भारत सरकार की तरफ से। और वहीं राजा महेंद्र प्रताप पर अब सियासत शुरू हो गई है। तमाम दलों की लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। जिस तरह से यूपी की सरकार बनाने जा रही है राजा महेंद्र के नाम पर ये यूनिवर्सिटी। छोटे नेता के साथ मिला करके या छोटी बात करके उनके स्वतंत्रता के इतिहास में उनके योगदान को और देश की सेवा में उनके योगदान को आप कमतर करके जो आंक रहे हैं, इसका पाप भी पड़ेगा और आप लोगों को श्राप भी पड़ेगा। आज की एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। इस बार दिवाली पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामनगरी अयोध्या आ सकते हैं। कहा जा रहा है कि पीएम मोदी मुख्य रूप से दीपोत्सव के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। दिवाली पर अयोध्या पर पिछले 2 साल से दीपोत्सव का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। सीएम योगी दीपोत्सव के कार्यक्रम में शिरकत करते रहे हैं और इस बार पीएम मोदी दीपोत्सव में अयोध्या पहुंच रहे हैं। फिलहाल पीएमओ की तरफ से आधिकारिक तौर पर कार्यक्रम की अभी तय नहीं किया गया है। पिछले साल पीएम मोदी ने नवंबर में वाराणसी में देव दीपावली के कार्यक्रम में हिस्सा लिया था और अब जो खबर आ रही है कि पीएम मोदी अयोध्या वाली दिवाली में हो सकते हैं शामिल। और प्रधानमंत्री मोदी के अयोध्या दौरे पर यूपी सरकार के मंत्रियों का क्या कहना है, ये भी सुनिए। कि प्रधानमंत्री जी दीपोत्सव पर अयोध्या इस बार आएंगे और अयोध्या में भव्य कार्यक्रम होने वाला है, तो किस तरह तैयारी है? भैया जबरदस्त तैयारी है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस दिन से इस प्रदेश की बागडोर आई है, प्रदेश नित्य नए आयाम छू रहा है। विकास की दृष्टि से देखें अगर हम अयोध्या में दीपोत्सव में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिनका संकल्प था, जिनकी पार्टी का संकल्प था कि यहाँ पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो और हम सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार अभी माननीय प्रधानमंत्री ने उसका शिलान्यास भी किया था, माननीय मुख्यमंत्री जी भी थे वहाँ पर मौजूद। और मुख्यमंत्री जी लगातार आपने देखा होगा कि वहाँ पर अयोध्या को लेकर उन्होंने इतना काम किया है कि वाकई में हम सबका गर्व से सीना चौड़ा होता है और अब तो 56 इंच का सीना भी वहाँ आ रहा है। और वहीं एसपी के प्रवक्ता सुनील साजन ने आरोप लगाया है कि बीजेपी भगवान राम के सहारे चुनाव जीतना चाहती है, इसलिए भगवान राम के नाम को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। उत्तर प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी अपना कोई काम गिना पाने में सक्षम नहीं है, न किसानों के बीच बात रख पा रहे हैं, न बेरोजगार नौजवानों के बीच, न गांव में, न गरीब के बीच, तो फिर भारतीय जनता पार्टी भगवान राम के सहारे चुनाव लड़ना चाहते हैं। जिस सरकार ने कहा हम राम राज लाएंगे, वो गुंडा राज ले आई हो, ऐसी बीजेपी एक बार फिर भगवान राम के सहारे चुनाव जीतना चाहती है। तो पीएम मोदी की अयोध्या वाली दिवाली से विपक्ष को क्या है परेशानी? आज है महाबहस, इसी पर रात 8 बजे जुड़िए मेरे साथ। और उत्तर प्रदेश में मिशन 2022 की सफलता के लिए बीजेपी ने प्रधान प्लान बनाया है। प्रधान प्लान यानी कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को चुनाव प्रभारी बनाया गया है और इनके साथ ही काम करने में बीजेपी को जीत दिलाने के लिए 7 सह चुनाव प्रभारी भी बनाए गए हैं। यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी नेतृत्व ने संगठन में बड़ा फेरबदल किया है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यूपी के चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं। इसके साथ ही अनुराग ठाकुर, सरोज पांडे, अर्जुन राम मेघवाल, विवेक ठाकुर, शोभा करंजले, अन्नपूर्णा देवी, कैप्टन अभिमन्यु को सह प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। इतना ही नहीं, बीजेपी ने अपने 6 संगठनात्मक क्षेत्रों गोरखपुर, काशी, कानपुर,
अवध, ब्रज और पश्चिमी यूपी के लिए 6 अलग अलग प्रभारी बनाए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संजय भाटिया, ब्रज क्षेत्र के संजीव चौरसिया, अवध क्षेत्र के वाई सत्य कुमार, कानपुर क्षेत्र के सुधीर गुप्ता, गोरखपुर क्षेत्र के अरविंद मेनन और काशी क्षेत्र के सुनील ओझा को प्रभारी बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में जो केंद्र में मंत्री हैं उनके साथ धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, उनके साथ अन्य मंत्री और सांसद उनको लगाया गया है। वहीं संगठन में भी अलग अलग क्षेत्रों में वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को लगाया है। सब मिल करके मिशन 2022 उत्तर प्रदेश में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार अच्छी मेजॉरिटी से उस पर काम करेंगे। वहीं दूसरी तरफ यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 11 सितंबर को बूथ विजय अभियान का शुभारंभ करेंगे। प्रदेश के 27,700 शक्ति केंद्रों में से किसी एक केंद्र पर जाएंगे। वर्चुअली सभी शक्ति केंद्रों के कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। बीजेपी का बूथ विजय अभियान विधानसभा चुनाव तक 3 चरणों में चलता रहेगा। आप देख रहे हैं यूपी की दमदार खबरें। लौटते हैं कुछ ही पलों में। और यूपी में पुलिस कर्मियों को जबरन रिटायर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 50 साल की उम्र पार कर चुके पुलिस कर्मियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी। 1985 से 2017 तक के शासनादेशों का हवाला देकर ये प्रक्रिया चल रही है। एडीजी स्थापना ने सभी एसपी, एसएसपी, पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर जिलों में स्क्रीनिंग कमेटी बनाकर छटनी के निर्देश दिए हैं। 30 नवंबर तक अनिवार्य सेवानिवृत्ति की प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया है। और नोएडा के सेक्टर 39 थाना इलाके की लोटस बुलेवर्ड सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड की गुंडागर्दी दिखी। यहां पर सिक्योरिटी गार्ड्स ने रेजिडेंट के साथ ही मारपीट कर ली। आरोप है कि रेजिडेंट किसी बात की शिकायत करने आए थे। सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन्हें लाठी डंडों से पीट डाला। शिकायत पर अब पुलिस की भी कार्रवाई हुई है। इस मारपीट में कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। ये आप देख रहे हैं किस तरह से गार्ड्स चारों तरफ से घेर कर पीट रहे हैं। 8 गार्ड्स को अब पुलिस ने 8 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। कुछ गार्ड्स ने, जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, उन लोगों ने वहाँ के एक रेसिडेंट्स के साथ मारपीट की है। तत्काल वहाँ पे हमारे जो लोकल चौकी इंचार्ज SHO गए मौके पर। उन लोगों ने वहाँ से लोगों से पूछताछ की और बाद में वहाँ से एक फुटेज भी प्राप्त हुआ है जिसमें बहुत क्लियर दिख रहा है कि वहाँ के गार्ड्स ने वहाँ के एक रेसिडेंट के साथ बहुत ज़बरदस्त तरीके से मारपीट की है। हम लोगों ने उनसे तहरीर ले ली है और जो भी तहरीर का कंटेंट है उसके हिसाब से हम लोग इसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिए हैं। और तो पीएम मोदी की अयोध्या वाली दिवाली से विपक्ष को क्या है टेंशन? आज महाबहस रात 8 बजे। जरूर जुड़िए मेरे साथ। कुछ ही पलों में उत्तराखंड की खबरें। कलह के बीच मदन कौशिक ने किया गुटबाजी से